Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5125 कलयुग विक्रम संवत 2080 माघ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी 18 फरवरी 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। किसान आंदोलन से देश को 500 करोड़ प्रतिदिन का नुकसान। संदेश खाली का उत्पीड़न ममता को भारी पड़ेगा। कांग्रेस ने कर्नाटक में हिंदुओं के पैसे 100 करोड़ वक्फ बोर्ड और 200 करोड़ ईसाइयों को दिए। तेजस्वी सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड। अब सुनिए समाचार विस्तार से। उद्योग मंडल पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शुक्रवार को कहा कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उद्योग मंडल का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है और इससे प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान होगा। पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने कहा, लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन से प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होगा और उत्तरी राज्यों मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चौथी तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग मंडल देश में सभी के कल्याण के लिए आम सहमति के साथ सरकार और किसानों दोनों से मुद्दों के शीघ्र समाधान की आशा करता है। टीएमसी समर्थकों द्वारा महिलाओं को उत्पीड़न किए जाने के मामले की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का दौरा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी ने एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अधिकारियों ने बताया है कि एनसीएससी प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को संदेश खाली का दौरा किया और दिल्ली लौटने के बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि 7 सदस्यों की टीम गुरुवार को संदेश खाली गई थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों से मिलने ही नहीं दिया। जैसे तैसे कमीशन के सदस्यों ने परिवार वालों से मुलाकात की। पुलिस को कमीशन को रेस्पेक्ट देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है। हमने वहां जो हालात देखे उसके आधार पर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का जिक्र रिपोर्ट में किया है। इधर भाजपा की 7 सदस्यीय कमेटी को भी धारा 144 का हवाला देकर संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। कमेटी में शामिल महिला सदस्यों ने कहा कि राज्य की जो स्थिति है इसको लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इस बीच पुलिस ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में संदेश खाली जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को भी रोक दिया। नाराज अधीर रंजन भी धरने पर बैठ गए। उन्होंने सवाल किया कि विपक्षी नेताओं को क्यों रोका जा रहा है। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर बलपूर्वक जमीन पर कब्जा करने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। वे पिछले महीने कथित राशन घोटाले के सिलसिले में छापा मारने वाली प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद से फरार शाहजहां को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोपी नेताओं को पार्टी से निकालने की कार्रवाई की थी। बेंगलुरु
दक्षिण से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में राज्य के वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए और ईसाई समुदाय के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिस पर भाजपा सांसद ने कहा कि हिंदू समुदाय का इस्तेमाल अन्य धर्मों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए किया जा रहा है। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 62,440 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 82 रुपए 99 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 31 पैसे। अमेरिका में खुदरा बिक्री में भारी गिरावट आने से जून में ब्याज दरों में कटौती होने की संभावना बढ़ने से विश्व बाजार में आई तेजी से उत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई चौतरफा लिवाली की बदौलत मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 376 अंक बढ़कर 72,426 और निफ्टी 130 अंक बढ़कर 22,040 पर बंद हुआ। राजस्थान के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में गुरुवार को आयोजित सूर्य नमस्कार के सामूहिक अभ्यास कार्यक्रम में विद्यार्थियों सहित 1.33 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी भागीदारी निभाते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व रिकॉर्ड को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के राजस्थान एडिशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के उपाध्यक्ष प्रथम भल्ला ने इस विश्व रिकॉर्ड का एक और अस्थायी प्रमाण पत्र भेंट किया। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और प्रदीप उपाध्याय। उपाध्याय जी, आज के कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम उन्हें बता दें अपनी रूपरेखा कि हमारे एक मेहमान भी हैं जो आने वाले हैं, उनसे मिलाया जाएगा। अभी शायद थोड़ी देर में आने वाले हैं। बिल्कुल, और आशा करते हैं श्रोता लोग रविवार का इस सुंदर से बादल और धूप वाले मौसम का आनंद ले रहे होंगे। और मैं और प्रदीप जी अगले 2 घंटे श्रोताओं का मनोरंजन व ज्ञानवर्धन करने का प्रयास करेंगे। और वैलेंटाइन डे 4 दिन पहले ही मनाया गया है, अतः कुछ रोमांटिक गाने व गज़ल सुनाएंगे। इसके अलावा फरवरी के महीने में कुछ महान हस्तियों का जन्मदिन भी होता है, तो उनके बारे में भी कुछ जानकारी रहेगी। और जैसा कि हमारा प्रयास रहता है, स्टूडियो में मेहमान भी होंगे और उनसे भी हमारी बात होगी। क्रिकेट में काफ़ी कुछ भारत और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, उसका अपडेट भी श्रोताओं को देंगे। और फाइनेंस पर तो हमारा रेगुलर सेगमेंट रहेगा ही। कुल मिलाकर यही कहूँगा कि आज का कार्यक्रम मनोरंजक और विविधता वाला होने वाला है। तो प्रदीप जी, आज के विचार से कार्यक्रम का आरंभ करिए। आज के विचार से पहले उपाध्याय जी, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 31 मार्च को हम होली मनाने जा रहे हैं। पैरामेटा पार्क में जो सबसे बड़ा, सबसे अच्छा पिकनिक शेल्टर है, गावी शेल्टर, उसमें मनाने जा रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि वहां आकर हमसे मिलें, हमसे बातचीत करें, हमें अपना सजेशन दें कि हमारे प्रोग्राम में क्या ख़राब होता है, क्या अच्छा होता है, कैसे इम्प्रूव किया जाता है, तो हमें बड़ी खुशी होगी। और यह बता दूं श्रोताओं की जानकारी के लिए, यह 31 मार्च को यह कार्यक्रम होगा पैरामेटा पार्क में। और सूचना हम आपके ग्रुप में अपडेट करते रहेंगे, आने वाले कार्यक्रम में भी इनके अपडेट मिलते रहेंगे। और यह बता दें कि यह ईस्टर वाला वीकेंड है, तो उसका संडे है, तो आगे भी छुट्टी है, पीछे भी छुट्टी है। तो हम चाहेंगे सारे हमारे श्रोता लोग वहाँ पर आएँ। होली का ड्राई कलर्स रहेंगे, एक दूसरे को होली लगाकर, 1 हफ्ते पहले ही होली हुई होगी, तो होली मिलन बेसिकली इसका हमने नाम रखा है, उसका आनंद लें। तो अभी तो खैर 6 हफ्ते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डेट आप लॉक कर दें और कोई कार्यक्रम अपने आप को न रखें। संडे का दिन का समय रखें 31 मार्च, बाकी आगे की सूचना मिलती रहेगी। तो प्रदीप जी, आज का विचार। जब तक आप प्रयत्न करना बंद न कर दें, अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए सतत प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो प्रदीप जी, थोड़ा
जग में मुक्ति पाए हे राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखिया रे प्राण जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से। जुग कितने ही बीते, सब द्वारों पर हारने वाले इस द्वारे पर जीते। लाखों पतिताए, लाखों पतिताए पावन होकर आए रे राम जी के द्वार पे। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाखों दीन दुखिया रे प्राण जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से। घबराए रे, लाखों दीन दुखिया रे प्राण जग में मुक्ति पाए रे राम जी के द्वार से। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। उपाध्याय जी, ये मंदिर के बारे में कहा बहुत चर्चाएं हो रही हैं। देखिए जी हाँ, एक्चुअली प्रदीप जी ये भजन जो मैं लिख कर आया था आज, यह भी अपने आप में विशेष है और इसकी सुंदरता यह है कि भारत के वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से काफ़ी मेल भी खाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, पिछले दिनों राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में काफ़ी राजनीति होती रही। सारे राजनीतिक दलों को बुलावा तो भेजा गया था, लेकिन वे अपने व्यक्तिगत राजनीतिक कारणों से मंदिर न जा सके और उत्सव की आशातीत सफलता के बाद
सब लोग अब रामलला के दर्शन करने को लालायित हैं और भले ही मुंह छुपाकर ही लेकिन दर्शन तो कर ही रहे हैं। तो पिछले दिनों मैंने यही भजन ऐसी कार में ट्रैवल कर रहा था तो सुना था, तो मुझे लगा कि गीता दत्त द्वारा गाया हुआ यह फिल्म साधना का भजन भले ही 65 साल पुराना हो लेकिन आज के परिदृश्य में है बिल्कुल सटीक। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी। तो उपाध्याय जी, ऐसा है कि मंदिरों की चर्चा बहुत हो रही है। अयोध्या में मंदिर बना, यूएई में बना, मोदी जी वहाँ गए और इनॉग्रेट किया, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? बिल्कुल, अब तो 1 महीना हो गया, शायद 22 जनवरी को जो था वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद यूएई में भी जो है वो मंदिर एक बन गया है। तो सनातन धर्म का प्रसार तो बिल्कुल वैश्विक रूप से हो रहा है। बिल्कुल। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे साथी संजीव शर्मा जी पिछले दिनों भारत में थे और वो अभी मंदिर के दर्शन अयोध्या होकर आए हैं और यदि समय हुआ तो हम उनको फ़ोन पर लेकर उनसे बातचीत करेंगे और उनके अनुभव के बारे में बताएंगे। लेकिन वो काफ़ी सकारात्मक थे, उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर एक सही एक परिवर्तन के दौर से स्थिति गुजर रही है और न सिर्फ राम मंदिर, उसके अलावा बनारस में आपके जो है वो ज्ञानवापी है, उस पर भी कोर्ट में मसला चल रहा है। तो जाहिर है राजनीति भी होनी है क्योंकि जिन मुद्दों पर 70 साल से जो है वो एक भ्रम में पूरे विश्व भारत देश को, देशवासियों को रखा गया है, वो चीज़ें अब जब खुलकर आ रही हैं। और उपाध्याय जी, जो राजनीति बहुत गंदी हो गई है, वह किसी ना किसी तरह से वो उपद्रव करके और कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। एक्चुअली राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण थोड़ी गंदी हो गई है, लेकिन अगर आप देखिए अब जैसे अभी राम मंदिर ये जो बना है, इसके बाद से मुझे एग्जैक्ट स्टेट्स तो याद नहीं है, लेकिन रोज जो है वो लाखों की संख्या में जो है लोग जा रहे हैं और विभिन्न धर्मों के जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के ही लिए वो मंदिर है, विभिन्न धर्मों के लोग वहाँ आ रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और तो जैसा कहा जाता है कि ये पूरा देश जो है वो राम को अपना आदर्श मानता है, भले ही ऐसा नहीं कि आप हिंदू हों, इवन मुसलमान लोग हैं या जो और धर्मों के अनुयायी भी हैं, वो भी जब परस्पर कई बार अभिवादन करते हैं तो राम राम एक हमारा बहुत पुराना अभिवादन रहा। किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो आप राम राम करते हैं। लेकिन वो एक्चुअली हैं तो पुराने हिंदू ही, जो कन्वर्टेड लोग ही हैं हिंदुस्तान में तो स्पेशली। लेकिन यह है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। ममता बनर्जी ने क्या कर दिया, ना तो किसी को आने देती है, ना किसी को सर्वे करने देती है और मतलब गड़बड़ी फैला रखी है। उधर किसान आंदोलन में लोग ऐसी डिमांड रखते हैं कि जिन्हें माना नहीं। हाँ, एक्चुअली आपकी न्यूज़ का जो पहला ही मैं सुन रहा था अभी जब हमने चलाया था, तो कि प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए का जो है वो जो जनमानस की जो है वो क्षति हो रही है। तो बिजनेस में कितना नुकसान होता है और ये सब चीज़ें हैं। और ये सब भली भांति सब जानते हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि किसान तो पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान ही जो है बिल्कुल एक, आप देखेंगे बिल्कुल एक जो जन आंदोलन होते हैं वो बहुत संयोजित नहीं होते हैं, क्योंकि सब लोग जुड़ते हैं लेकिन हाँ मतलब आगे जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन ये आप देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कि हाँ उधर से सारे ट्रैक्टर आ रहे हैं, पूरे अंदर 6 महीने का खाने पीने की सामग्री है उनकी, जनरेटर लेके चल रहे हैं। तो मतलब एक जिसको एक प्रिपरेशन बोलते हैं उसके साथ कर रहे हैं। तो जाहिर है कि इसमें और इंटरेस्ट जो है वो लोगों के छुपे हुए हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यह चूँकि इलेक्शन कुछ ही महीने में है, तो मोदी का एक्चुअली एक सोशल मीडिया पे आया भी था कि एक किसान नेता वो कुछ कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ जो है वो काफ़ी चढ़ गया है, इसको नीचे लाना है। तो पर्पस जो है वो किसान आंदोलन का किसानों के हितों की रक्षा करना नहीं बल्कि मोदी को नीचा दिखाना है। तो इस तरीके की कुल मिलाकर यही है। और सारी विरोधी पार्टियाँ जो हैं वो इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं, बट कुल मिलाकर एक आम जनता जो है वो सफ़र कर रही है। तो ये एक थोड़ी
बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आशा करते हैं सरकार, पिछली बार जो 2 या 3 साल पहले जब हुआ था तो काफ़ी दिल्ली में आके काफ़ी हुआ था वो, बहुत लाल किले तक आके काफ़ी जो था वो खतरनाक स्थिति हो गई थी। आशा करते हैं इस बार सुरक्षा बलों को सही जगह सही टाइम पर लगा दिया गया है तो वैसी स्थिति दोबारा देखने को शायद न मिले। बिल्कुल। बट हम तो यही चाहते हैं कि इस तरीके का जो 500 करोड़ रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है वो जल्दी रुके और अब चीज़ें अपने अपने स्थान पर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम को प्रदीप जी आगे बढ़ाते हैं। तो रंजना रमन जो पिछले कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में थी, उनको आज आना था स्टूडियो में, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो आज नहीं आ सकी, तो हम लोग उनको स्टूडियो में मिस कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी में भी एक सुंदर सी रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात्स में जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है जो मोदी जी ने किया था, उसके बारे में एक सुंदर जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए साझा की है। आशा करते हैं श्रोता लोग उसका आनंद लेंगे। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं को रंजना रमन का नमस्कार। वर्तमान में हम सब ने देखा और सुना कि यूएई में एक भव्य स्वामी नारायण मंदिर, जो कि एक हिंदू मंदिर है, उसका निर्माण हुआ। और यह कोई साधारण बात नहीं है। यूएई एक मुस्लिम गढ़ माना जाता है, वो मुस्लिम देशों का केंद्र है। और जैसा कि एक प्रचलित भावना रही है कि मुस्लिम और हिंदू संस्कृति आपस में मेल नहीं खाती, इनके सारे जो रीति रिवाज हैं वो उल्टे हैं, लेकिन इन सब को झूठा बताते हुए यह मंदिर यूएई में स्थापित हुआ। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, तब वहाँ रहने वाले जो 26 लाख भारतीय हैं, जो कि यूएई की जनसंख्या का लगभग 30% हिस्सा हैं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होगा और वो सब इसके साक्षी बनेंगे। जब स्वामी नारायण मंदिर प्रमुख ने इस मंदिर का प्रस्ताव रखा था और वो प्रधानमंत्री से मिले थे, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये सब सच हो जाएगा और ये इतना अच्छा और गौरवान्वित होने वाला एक भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक भावना है जो ये बताती है कि अगर आपकी मंशा सही हो, अगर आपका लक्ष्य सही हो और अगर आप चाहते हैं शांति फैलाना, तो कुछ भी संभव है। हमारे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और उन्होंने विश्व शांति का एक संदेश भी दिया। यह मंदिर 1200 जो और स्वामीनारायण मंदिर हैं पूरे विश्व में, वहाँ पर एक साथ एक वैश्विक आरती की गई जो ये संदेश देता है कि पूरी दुनिया हमारा घर है। जैसा कि हम सब मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरी दुनिया हमारा घर है और पूरे विश्व में एक शांति का संदेश जाए। और ये सब संभव हो पाया, इन सब के हम सब साक्षी बने। न सिर्फ राम मंदिर अयोध्या, बल्कि उसके बाद होने वाली ये घटना कहीं से भी उससे कम नहीं है, एक तरीके का चमत्कार है। एक और ख़ास बात है इस मंदिर की कि इसमें एक कृत्रिम रूप से गंगा और यमुना नदियों का जलार्पण किया गया है। वहाँ से पानी लाकर गंगा और यमुना का यहाँ पर इस तरीके से एक बनाया गया है कि यह एक प्रतीकात्मक रूप से गंगा और यमुना के जल को बहता हुआ दिखाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पर दो नदियों का संचार होना एक तरीके से एक अच्छे भविष्य की आने की एक संभावना दिखाता है। इस मंदिर का निर्माण भी उसी तरीके से किया गया है जैसे कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसका निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसमें किसी भी धातु का प्रयोग नहीं है और कंक्रीट और फ्लाई ऐश जैसी सामग्री का उपयोग करके इस मंदिर को बनाया गया है। परंपरागत सौंदर्य वाली पत्थर संरचनाओं और आधुनिक समय के शिल्प को मिलाकर इस तरीके से इसको बनाया गया है कि तापमान विरोधी, क्योंकि वहाँ पर तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है, उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि जो टाइल्स लगाए गए हैं वो पारदर्शी हैं और उनसे जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। जब वहाँ पर तापमान काफ़ी बढ़ जाए तो वो बहुत गर्म नहीं हो। इन सब बातों का ध्यान रखा गया और मैं आपको याद दिलाऊं कि इसी तरीके की जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वो हमारे अयोध्या के राम मंदिर में भी किया गया है। अल वाकवा नाम की जगह है अबू धाबी के पास और वहाँ पर 20,000 वर्ग मीटर की ज़मीन पर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। मंदिर में नक्काशी के माध्यम से प्राचीन कला और वास्तुकला को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई है।
जो यूएई की सरकार है उन्होंने ज़मीन दिया और काफ़ी खुशी दिया। और इस वक्त जब 2015 में इस मंदिर का एक्चुअली ऐलान किया गया था और तब प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और आज जब उन्होंने इसका उद्घाटन किया तो एक तरीके से ये संदेश गया कि आप अगर दिल से चाहते हैं और आपकी भावनाएं सही है तो कुछ भी हो सकता है। इस मंदिर में यूएई और भारत के अच्छे संबंधों को भी दर्शाया गया है। इस मंदिर के जो 7 शिखर यूएई के 7 अमीरातों का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंदिर के पत्थर पर बुर्ज खलीफा जैसी यूएई की प्रमुख संरचनाएं भी बनी हुई हैं। मंदिर के अभिषेक मंडप की छत पर भगवान की तस्वीरें हैं और अभिषेक मंडल पर अरब और भारतीय संस्कृति का मेल दिखाया गया है। जो मंदिर का बाहरी स्तंभ है उस पर स्वयं सीता स्वयंवर, राम वनवास, कृष्ण लीलाएं, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण भारतीय ऐतिहासिक घटनाएं उकेरी गई हैं। और यह एक पूरी तरीके से एक सांस्कृतिक संगम और एक वैश्विक शांति का संदेश देता हुआ यह मंदिर आज गर्व से खड़ा है और ये हम सब भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। उपाध्याय जी, रंजना जी ने बड़ी अच्छी जानकारी दी। बिल्कुल, और इसमें बहुत ही वैसी रोचक जानकारी थी। मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या करीब 30% है। ये तो बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। तो और भारतीय जो है आपका भारतीयता का प्रसार जो है ये वहाँ मंदिर बन के एक्चुअली एक वो जो एक वहाँ के जो सारे देश हैं मूल रूप से मतलब इस्लामिक प्रथा को मानते हैं। और मैं तो यूएई तो लीडर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सऊदी अरब में कुछ ज़्यादा पहले मतलब होता था, लेकिन वो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी अब धीरे धीरे आ रही है और सामान्य उससे जुड़ रहे हैं। अदरवाइज सऊदी अरब में प्रदीप जी ये हाल पहले था कि मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ। मेरे साथ के कुछ साथी थे, वो वहाँ पे काम करने के लिए जाते थे। अच्छा। तो वहाँ पे कहते थे कि अगर हम अपने जैसे होते हम लोग जाते हैं तो महिलाओं की विशेष रूप से आदत होती है कि भाई वहाँ हमको जाके 6 महीने रहना है, तो एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति या कुछ ले जाए, हम वहाँ पूजा करते रहेंगे अपने घर के ही अंदर जो भी है, क्योंकि मंदिर तो वहाँ होते ही नहीं थे। बताते हैं एयरपोर्ट पर प्रदीप जी उनको निकाल देते थे, कहते थे ये हमारे देश में अलाउड नहीं है। अच्छा। और मतलब और जाहिर है उस देश मतलब जहाँ पे लड़कियों को कार चलाने की अनुमति नहीं थी, बट ये 30 साल पहले की बात है। अब धीरे धीरे देखिए जो अभी रिपोर्ट हमने सुनी, बिल्कुल माहौल और देखिए ये सब ये होता है कि देखिए अगर आप इकोनॉमिकली सक्षम हैं तो उससे एवरीथिंग फ्लोज आउट ऑफ इट। जैसे कि अभी कतर से हमारे जो 8 बिल्कुल, ये तो प्रदीप जी बहुत ही मतलब हम तो इस तरीके की सुनने के आदी पड़ चुके हैं कि याद करिए 1971 में भले ही भारत ने वो जंग जीती थी और 90,000 उनके जो वो आपके युद्धबंदी थे उनको हमने छोड़ दिया था बिना कंडीशन के। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके 90,000 थे, आपके भी करीबन 50 के आसपास थे वहाँ पे जो कि पाकिस्तान ने बंदी बना लिए थे। उनकी आपने कोई खोज खबर नहीं ली और आज तक उनके परिवार वाले जो हैं वो रो पीट के बिल्कुल, अब तो खैर मर चुके होंगे, 50 साल से ज़्यादा हो गए। तो ये एक मतलब भारत की जो थी वो दूसरे कंट्री जो थे इतनी इज्जत नहीं करते थे कि करें। और वही देखिए अभी 4 साल पहले की बात है जब अभिनंदन जो थे वहाँ पे गिर गए थे। 3 दिन के अंदर जो थे सकुशल बिल्कुल वापस उनको भेजा गया। तो ये एक बदलता हुआ भारत है। और कतर में
8 लोगों को फांसी हो गई थी, वाकई में चिंताजनक विषय था कि मतलब जिन आरोपों में उनको दिया गया था। लेकिन भारत के विदेश नीति की मैं यहाँ पे प्रशंसा करूँगा कि उन्होंने उनको जो था वो छोड़ा नहीं, क्योंकि इससे आपकी सुरक्षा बलों का गर्व बढ़ता है कि भाई हाँ हमको लुक आफ्टर करने के लिए लोग हैं। और पूरा जयशंकर और मोदी जी जो है लग गए, और बिना मीडिया को लिए हुए जयशंकर जी ने 6 ट्रिप्स की हैं वहाँ की, किसी को पता भी नहीं चला कि गए हैं, क्या बात हुई है, क्या हुई है, कुछ मीडिया में नहीं आया। लेकिन अंदर अंदर बात, रिजल्ट भले ही हमको दिखता है कि हो गया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो कई बार हमको दिखाई नहीं देती। अच्छा, साथ में उपाध्याय जी ऐसा लगता था शुरू में, मतलब 2 साल पहले तो ये लगता था कि चाइना शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हम लोगों को थोड़ा समय से रहने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी ने कुछ ऐसा किया, गलवान में जो झड़प हुई थी उसमें इतने सारे चीनी सैनिक मारे गए, उसके बाद मोदी जी ने कुछ ऐसा टेम्पो बनाया है कि अब तो लगता है कि जहाँ तक सैन्य शक्ति का सवाल है हम किसी से कम नहीं हैं। और उन्होंने अपने जवानों का मॉरल भी बहुत बढ़ाया है। बिल्कुल, मैं इसमें एक्चुअली आपसे आंशिक रूप से सहमत हूँ कि ठीक है, अब भारत की सुरक्षा बलों का जो है वो अपना उन्होंने कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाया है, और इसमें कोई बात नहीं है। हमेशा वो अपना बर्थडे जो है वो मोदी जी सैनिकों के साथ ही बॉर्डर पर कहीं ना कहीं मनाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई प्रधानमंत्री हमारे साथ बैठा है, तो उन सैनिकों का बिल्कुल आत्मबल जो है बिल्कुल एकदम बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ तक सैन्य शक्ति के तुलना की बात है तो चाइना अभी भी हमसे बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत स्ट्रांग मिलिट्री पावर है वो। और अगर 1-on-1 बैटल होती है तो नहीं, 1-on-1 में एक्चुअली उसे ये भी डर है कि उसका भी बराबर का नुकसान होगा। हाँ, वो बात सही है। दूसरी एक चीज़ होती है कि 1-on-1 अब क्या होता है कि इंडिया के साथ अब अकेले नहीं, इंडिया के कई दोस्त भी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका और ये सब जो है ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। भले ही आपको पूर्ण रूप से साथ ना दें, साथ आपके बैटल ना करें, लेकिन एक चाइना अकेला है इस चीज़ का, उनको भी डर है कि हम अकेले होंगे और भले ही हम इनसे स्ट्रांग हैं लेकिन इनके साथ कई और भी होंगे। तो एक्चुअल लड़ाई में होने से पहले ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि आपके साथ कौन कौन है, कौन कौन समर्थन कर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको अगर कॉर्नर कर दिया जाए तो भले ही आप बलवान हो, लेकिन फिर भी आप जो है आपके लिए। लेकिन उपाध्याय जी, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग हमारे अमेरिका, इनकी रिलायबिलिटी बहुत कम है कि कितना साथ देंगे। हाँ, नहीं देखिए, साथ तो ये जीवन में भी लागू होता है। आपके जैसे हम लोग होते हैं, जब कोई भी हमारे ऊपर समस्या आती है तो ठीक है, हमारे जो परिजन होते हैं, दोस्त होते हैं, वो लोग साथ देते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही वो लोग दे सकते हैं। जो मुख्य रूप से तो उसका चुनौती का सामना आपको स्वयं ही करना होता है, बाकी लोग एक सहायता के रूप में आपके साथ हो सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कमोवेश स्थिति ऐसी ही रहती है। नहीं, अभी मुझे ये लगता है कि देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी पॉकेट में रखा हुआ है कि जब चाहे तब इंडिया को छेड़ देंगे या प्रेशर में डाल देंगे। अब आपने पाकिस्तान की बात छेड़ी है तो ये एक पिछले दिनों पाकिस्तान में काफ़ी राजनीतिक उठापटक रही, और मुझे वहाँ के इलेक्शंस हुए। हालांकि मैं कोई इमरान खान का बहुत समर्थक नहीं हूँ, क्योंकि वो भी काफ़ी भारत विरोधी सुर उनके हुआ करते थे, लेकिन उनको जिस तरीके से जेल में डाल दिया गया है, और हम देख सकते हैं कि वो राजनीति से प्रेरित वो चीज़ें हैं, और जैसा कहा जाता है कि मिलिट्री ही वहाँ पे जो है वो डिक्टेट करती है, तो कुछ वैसी स्थिति हुई है। लेकिन देखिए, एक जनता ने जो था वहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया इमरान खान के लिए, क्योंकि बाकी दोनों पार्टियां जो हैं वो शायद उनकी पार्टी से भी ख़राब हैं। हालांकि उनकी पार्टी को निलंबित कर दिया गया था और सब लोग निर्दलीय रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी वो बन के आए हैं, और एक दबाव की स्थिति जो है वो बन गई है। और हालांकि काफ़ी इलेक्शंस में रिगिंग भी हुई थी, और ये उन लोगों के लिए सबक है जो भारत की ईवीएम पर हमेशा क्वेश्चन प्रदीप जी उठाते रहते हैं। वहाँ पे पेपर बैलेट किस तरीके से पूरी की पूरी गड्डी उठा के ले गए, फोटो वीडियोस हैं, और वो स्टैम्प खुद लगा रहे हैं, और वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो स्टैम्प खुद लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ईवीएम में कम से कम इस तरीके की रिगिंग की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, राजनीति में जब विरोध करना होता है तो ईवीएम जब हारते हैं तो ठीक रहा, अंत में ईवीएम पर ही फोड़ा जाता है। तो प्रदीप जी, कुछ अगर क्रिकेट का कुछ अपडेट कहें दूं या गाना सुनवाना चाहेंगे? पहले गाना सुनवा देते। चलिए, एक सुंदर सा, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि वैलेंटाइन डे है आज, तो कुछ रोमांटिक गाने हम आज श्रोताओं के लिए लेके आए हैं। तो एक गुलशन कुमार और
नदीम श्रवण का मैजिक गाना हम लोगों के लिए आए थे, और जब ये दोनों नाम आते हैं तो फिल्म आशिकी की बात आती है, जो कि 1990 के दौर में प्रदीप जी आई थी। और ये बहुत सुंदर, नदीम श्रवण उस समय अपना नाम बना रहे थे। हालांकि श्रवण जी की तो जो है पिछले दिनों डेथ हो गई है, और नदीम जो थे गुलशन कुमार के ही बाद में कालांतर में उनसे शत्रुता हुई और उनकी मर्डर हो गया था दुबई के डायरेक्शन पे या जो भी है। तो उसके बाद फिर उनको लंदन भाग गए थे, फिर उसके बाद आजकल बताया जाता है कि दुबई में शायद परफ्यूम्स का बिजनेस कर रहे हैं। बट ये तो आज की बात है, लेकिन वो दौर था जब नदीम श्रवण का म्यूज़िक जो था वो हर आदमी के संगीत प्रेमी के सर चढ़कर बोला करता था। तो उसी दौर का सुंदर सा गाना जो है श्रोताओं को सुनाते हैं।
धड़कन में प्यार की बातें हैं, हर हंसी धड़कन में प्यार की बातें हैं, हर जवां महफिल में यार की बातें हैं। जहाँ नज़्म है वही है गजल, जहाँ धूप है वही है कबर, सीने से लिपटे रहे किसी के यादों के पल। दोस्त की जरूरत है जैसे, दोस्त की जरूरत है जैसे, दोस्ती के लिए हाँ एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। तो उपाध्याय जी, आपने बड़ा सुंदर गाना सुनाया, बड़ा अच्छा था। बिल्कुल। और हमारे स्टूडियो में अब मेहमान हैं, उनके बारे जी में हाँ, बताइए। बिल्कुल। जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने बताया था कि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान भी रहेंगे और वो लोग आ चुके हैं। और वो एक कपल हैं और उनका एक बेटा भी है 10 महीने का। वो तीनों लोग आज स्टूडियो में आए हैं। अभी 10 सेकंड पहले तक वो बेटा भी स्टूडियो में ही था, लेकिन वो थोड़ा रोने लगा तो फिर बाहर उसको ले गए हैं। लेकिन ज्योति जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में बैठी हुई हैं। तो ज्योति जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और प्रदीप जी, आप अपना पहला प्रश्न पूछिए। तो ज्योति जी, आपका स्वागत दर्पण के स्टूडियो में। आप सबसे पहले तो ये बताइए, आप भारत में कहाँ से हैं? पहले तो धन्यवाद हम लोग को यहाँ पे बुलाने के लिए। हम लोग भारत से उड़ीसा से हैं। ये ईस्टर्न पार्ट में आता है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो वहाँ उड़ीसा से हैं। बिल्कुल। तो कहाँ उड़ीसा में कहाँ से? बड़ा सा राज्य है, तो बताइए। और हाँ, उड़ीसा से, भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर से। हाँ। अच्छा, बड़ी अच्छी जगह है आपकी। तो वहाँ से आपने पढ़ाई की? पढ़ाई हाँ वहीं से किए थे। मतलब हम लोग इंजीनियरिंग किए थे तो वहीं से किए थे। पहले तो स्कूलिंग वगैरह दूसरे जगह पे हुआ था, पापा वहाँ पे थे तो दूसरे जगह पे, फिर इंजीनियरिंग वहीं से। आप और प्रीतम जी जो आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने साथ साथ इंजीनियरिंग किया? नहीं, दोनों भुवनेश्वर में ही इंजीनियरिंग किए। अच्छा। मतलब अलग अलग कॉलेज से किए। बड़ा अच्छा किया आपने। और फिर आप ने वहाँ पर जॉब किया या नहीं? थोड़े टाइम के लिए तो वहाँ पे थे, पर पहले मेरा जॉब था कलकत्ता में, फिर प्रियतम हैदराबाद में थे। फिर हम लोग थोड़े टाइम के लिए भुवनेश्वर आए थे, वहाँ पे मिले थे। अच्छा। फिर वहाँ से हम लोग बैंगलोर आए थे। अच्छा। तो आप बैंगलोर का मतलब ये हुआ आपका जॉब आईटी सेक्टर में लगा होगा? आईटी सेक्टर। सारे इंजीनियर्स एक्चुअली उपाध्याय जी आईटी में लग जाते हैं। बिल्कुल। आजकल तो मैं देखता हूँ कि नॉट ओनली सिर्फ आईटी की पढ़ाई जिन्होंने की है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर कोई हाँ सारी ब्रांचेस। इंजीनियरिंग का मतलब है कि 90% क्राउड जो है वो इंफॉर्मेशन, जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग तो मेरे ख्याल से कम ही फॉलो कर रहे हैं। बट अब वापसी हो रही है क्योंकि आईटी में भी अब सैचुरेशन हो गया है। और पहले क्या
था भारत में प्रदीप जी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग काफ़ी कम ब्रांचेस में थी और सब जगह होती भी नहीं थी और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो फिर वो एक शॉर्ट ट्रेनिंग के बाद जो था आईटी में कन्वर्जन जो था वो हुआ। बट अब तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स जो है वो आईटी ग्रेजुएट्स प्रॉपर प्रोड्यूस करते हैं, तो कोई डिमांड सप्लाई अब काफ़ी बैलेंस में आ गया। अब तो एक्चुअली एआई का भी ज़माना है, तो वो तो आईटी से रिलेटेड है, हर चीज़ में आईटी आ गया है। क्यों ज्योति जी, तो आप ने वहाँ से ऑस्ट्रेलिया आने का प्रोग्राम कैसे बनाया? ऐसे कोविड के टाइम पे हम लोग सोचे कि उस टाइम पे हम लोग सिंगापुर में थे कोविड के टाइम पे, तो सिंगापुर बहुत छोटी सी जगह है, तो किसी से मिल नहीं पाए, एकदम बंद हो गया जगह पूरा, ना घर जा पाए, 4 घंटे का डिस्टेंस है। तो आप वहाँ सिंगापुर में जॉब कर रहे थे आप लोग? हाँ, थोड़े टाइम के लिए उधर थे। अच्छा। फिर वहाँ से हम सोचे कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, काफ़ी बड़ा जगह है और यहाँ पे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं, खेलने के लिए ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। तो वहाँ से यहाँ आ गए आप लोग? हाँ, बहुत अच्छा किया। तो यहाँ आने के बाद आप दोनों को जॉब मिला? हाँ, यहाँ पे कब आए आप यहाँ पर? हम लोग आए यहाँ पे 2 साल अभी नहीं हुआ है, मतलब अप्रैल में आए थे। अप्रैल में 2 साल हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आप ने जॉब करना शुरू किया आप लोगों ने, तो वो आपके बेटा हुआ? हाँ, आने के बाद ही मैं कंसीव की थी, तो मेरा बेटा फिर आया था, अभी 10 महीने का भी है। अच्छा। हमारा एक बड़ा बेटा भी है, वो 7 साल का है। अच्छा, ये दूसरे हैं। हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। और ये है कि आपको इसमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सुना है? हाँ, पहले तो यहाँ पे प्रेगनेंसी तो मेरी बहुत स्मूथ गई, बहुत अच्छा केयर लिया यहाँ पे, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे बहुत अच्छे से केयर किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस डिलीवरी के बाद 2-3 दिन के बाद हम लोग डिस्चार्ज हुए, घर गए, फिर नेक्स्ट डे से हम लोगों ने नोटिस किया कि वो खाना नहीं खा रहा है, मतलब 7-8 घंटा, एकदम 4-5 दिन का बच्चा खाना नहीं खा रहा है, सो नहीं रहा, वो पूरा टेढ़ा हो गया। अच्छा। मतलब जब बच्चे अपना सर सीधा नहीं रख पाते तब वो पूरा टेढ़ा हो गया और उसके आंखें ऐसे ऊपर कर रहे थे, जो प्यूपिल होते हैं ना, अच्छा, ऊपर जाने लग गए। तो हमें थोड़ा अजीब लगा कि कुछ तो और प्रॉब्लम है। आपने चेकअप कराया? हाँ, हम लोग पहली बार उसको लेके गए हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे मिडवाइफ्स बोले कि सिर्फ अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो उसको सेटल करा दिया, सो गया। थोड़े टाइम के बाद 10:30 के अराउंड वो सो गया, सुबह से मतलब दोपहर से लेकर तब तक वो ना सोया था ना खाया था। फिर वो ठीक था, फिर 2 दिन के बाद फिर से सेम वैसे ही होने लगा। अच्छा। और उस टाइम फिर लंबा चला, ऐसे 12-14 घंटा तक वैसे चला, वो ना खाता था ना सेटल होता था। अच्छा, तो डायग्नोसिस क्या हुई इवेंचुअली? फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम जब हमें लगा कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है, हम उसको रात को इमरजेंसी में लेके गए, तो डॉक्टर उसको देख के पेडियाट्रिशियन बोले कि शायद सीजर्स आ रहे हैं। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट किया तो ब्लड में सोडियम बहुत लो था। अच्छा। तो उन्होंने वेस्टमीड हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया, वेस्टमीड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। अच्छा। वहाँ पे 2 दिन बाद सोडियम ठीक हुआ, पर फिर से सेम वैसे शायद सिम्टम उन लोगों ने देखा आईसीयू में, तो उन्होंने MRI के लिए भेजा। अच्छा। फिर हमें पता चला कि उसके ब्रेन के सेंटर में एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर है, तो अच्छा। उसके साथ ही वो पैदा हुआ था। काफ़ी बड़ा है, 3 सेंटीमीटर अराउंड है वो। अच्छा। हाँ, मतलब जब पैदा हुआ था, जबकि बच्चों का सर हार्डली 7 सेंटीमीटर का होता है, तो उसका ट्यूमर ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर का था। अच्छा। तो वो साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, हाइपोथैलेमस रहता है, ऑप्टिक नर्व जो आंखों का होता है वो रहता है, सबको दबा के रखा हुआ है। अच्छा। तो पिट्यूटरी को जो दबा के रखा हुआ है, उसके वजह से उसका सोडियम लो हो रहा है। अच्छा। किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो दबा के उसको सोडियम। तो इसका कुछ इलाज बताया गया? ये एक तो बहुत ही रेयर ट्यूमर है, हार्डली 1 in 10 मिलियन लोगों में होता है। अच्छा।
यहाँ पे तो काफ़ी कम केसेस हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने अभी तक 4 केसेस अभी तक सुने हैं हम लोग। अच्छा। NSW में ये सेकंड केस है। तो इसका कुछ इलाज बताया होगा? इलाज एक ही इलाज है, सर्जरी, जो कि बहुत रिस्की है। हाँ। पहले तो उसको सीजर्स कंफर्म होने में यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया। हाँ। 4-5 महीना लग गया कि बोले कि ये सीजर्स हैं। मेडिसिन अभी ले रहा है वो, पर ये ड्रग रेजिस्टेंट सीजर होता है, मतलब कोई भी मेडिसिन वो सीजर के लिए है नहीं। अभी तक कोई मेडिसिन बना नहीं है जो सीजर कंट्रोल कर पाए। तो सॉल्यूशन यही है कि ब्रेन सर्जरी की जाए। सर्जरी किया जाए। सर्जरी कहाँ पर होती है यहाँ पर? यहाँ पे मेलबोर्न में करते हैं सर्जरी, पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल केसेस हैं नहीं, और ऊपर से ये काफ़ी बड़ा ट्यूमर है। अच्छा। इतने बड़े ट्यूमर का सक्सेसफुल सर्जरी तो कहीं और हुआ नहीं है। अच्छा। हम लोगों ने इंडिया में भी पता लगाया। अभी तक हम लोग जितना रिसर्च किए हैं, 2 ही डॉक्टर हमें मिले हैं। एक है US में, एक है जापान में। जो जापान में है उन्होंने एक ही सक्सेसफुल केस किया हुआ है। अच्छा। जो US में है उनके पास हैंडफुल ऑफ केसेस हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। अच्छा। बड़े बड़े ट्यूमर का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आपने क्या सोचा है इस बारे में? हम लोगों ने तो सोचा है कि हम लोग कुछ भी करेंगे, बस उसको वहीं लेके जाएंगे। डॉक्टर उनसे बात हुई, वो बोले कि 3 सर्जरी चाहिए। अच्छा। ये इतना बड़ा है कि एक सर्जरी में वो निकलेगा नहीं। अच्छा। तो उसको 3 बार कट करके। कहाँ के डॉक्टर हैं? US के हैं क्या? US के। अच्छा। तो इसमें एक्सपेंसेस वगैरह का क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया? हाँ, बहुत ज़्यादा है एक्सपेंसेस। कितने हैं अगर आप माइंड ना करें तो? हाँ, ये 460 के अराउंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ रहा है। अच्छा। तीनों सर्जरी का मिला के। अच्छा। सिर्फ सर्जरी और हॉस्पिटल एक्सपेंसेस। अच्छा अच्छा। फिर वहाँ अच्छा, इसमें कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया का मेडिकेयर सिस्टम है, और जैसे यहाँ पे जैसा आपने बताया कि हमारे पास इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है कि उस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर सकें, तो ऐसी स्थिति में यहाँ का मेडिकेयर सिस्टम या इस तरीके का, जैसे आप अमेरिका सर्जरी के लिए जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की सहायता कुछ यहाँ का मेडिकल सिस्टम देता है? यहाँ का मेडिकल सिस्टम देता है सहायता। PR जिन लोगों के पास है, जो लोग सिटीजन्स हैं, उन लोगों के लिए है, गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। पर तो आप लोग PR यहाँ पर नहीं है? नहीं, हम लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो लोग ओपन सर्जरी के लिए नहीं भेजते, वो लोग लेजर एब्लेशन एक और प्रोसीड्यूर है उसके लिए भेजते हैं। अच्छा। पर हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया हुआ है अभी तक। 10 महीने तक हम लोग दिन रात बैठ के उसी के बारे में बस देखते रहते हैं। तो लेजर एब्लेशन ये इतने बड़े बड़े ट्यूमर के लिए एफिशिएंट है नहीं, जो कि वो निकाल नहीं पाएगा। लेजर एब्लेशन सिर्फ उसको बर्न करता है, ट्यूमर वहीं पे रहता है, डिटाच कर देता है। अच्छा। हाइपोथैलेमिक हेमाटोमा बोलते हैं वो ट्यूमर को। अच्छा। तो वहीं पे रहता है, डिटाच कर देता है सिर्फ साइड से, और ये ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो ये श्रिंक उतना तो होगा नहीं, तो वहीं पे रह जाएगा। लोगों के लिए 4-5 लेजर एब्लेशन करते हैं, हार्डली 10 मिलीमीटर जिन लोगों का भी होता है ये ट्यूमर साइज। तो आप ये बताइए, आपने बताया कि करीब करीब $500,000 का खर्चा है, तो आपने कैसे सोचा है, कैसे उसको अरेंज करेंगे? हम तो खुद उतना तो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम लोग बाकी लोगों के पास हमारा वो मैसेज पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लोग हमें सपोर्ट करें तो शायद हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से लोगों को सपोर्ट तो करना ही चाहिए। नहीं, जैसा बताया आपने कि चूँकि आप परमानेंट रेजिडेंट यहाँ के नहीं हैं, तो मेडिकेयर सिस्टम शायद आप लोगों के लिए उतना सहायक नहीं होगा। लेकिन एक जैसे आपने नॉर्मल मेडिकल इंश्योरेंस तो टेम्परेरी रेजिडेंट्स यहाँ पर लेते हैं, तो वो इंश्योरेंस वाले यहाँ पर आपकी सहायता नहीं कर रहे क्या? हम लोग वो इंश्योरेंस वाले बाहर तो कवर नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हुआ सर्जरी तो कवर करेंगे, और हम रिस्क नहीं लेना चाहते। बच्चा है हमारा। नहीं बिल्कुल, सब कुछ है। और सबसे बढ़िया वो सबसे इसमें जो है वो एक छोटा बच्चा जो कि सिर्फ 10 महीने का है, उसको कुछ पता नहीं, एक सर्जरी, और जैसा बता रहे हैं मतलब अगर सब कुछ अरेंज हो भी जाता है तो उसके बाद एक 3 सर्जरी एक 10 महीने के बच्चे का करना,
एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, मैं कल्पना कर सकता हूँ। तो हम तो अपने श्रोताओं से अपील करेंगे कि हमने अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर गो फंड रेज का जो ज्योति जी का वो है तो उसमें जाकर डोनेट करें, और हम लोग संख्या में बहुत सारे हैं, थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो पूरा होने के पूरे चांसेस हैं। और हम लोगों को इस तरह की सहायता करनी चाहिए, हम लोगों को इस तरह की आदत डालनी चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा इस तरह के केसेस में इकट्ठा करके दे सकें, जिससे कि किसी परिवार की सहायता हो सके। बिल्कुल, बूंद बूंद से घट भरता है। और हम ज्योति जी ये भी चाहेंगे कि अगर कोई हमारे श्रोता आपसे कुछ और विशेष जानकारी जानना चाहें, या कोई हमारे श्रोता ऐसे हों जो कि आपको किसी ऐसे दिशा में निर्देशित करना चाहें जहां पर आपको सहायता मिल सकती है जो ना आपको पता हो ना हमें पता हो, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप अपना फ़ोन नंबर बता दें, ताकि अगर कुछ भी इस प्रकार की सहायता अगर कोई देना चाहे तो आपसे सीधा संपर्क स्थापित कर सके। जी बिल्कुल। तो हमारा फ़ोन नंबर है 0405 पूरा बोलिए। 296885। एक बार फिर बोलिए। एक बार फिर 0405 296 296 885। तो वैसे भी ज्योति जी हमारे जो लिसनर्स ग्रुप में हैं वहाँ तो हैं ही, तो वहाँ तो सब लोगों को पता ही है, लेकिन जो लोग ऑन एयर सुन रहे हैं तो उनके लिए ये नंबर, अगर कुछ भी ज्योति जी से जानकारी चाहें या ज्योति जी की सहायता करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज्योति जी, आप एक यंग कपल हैं और छोटे बच्चे के साथ देख के बड़ा अच्छा लगता है। कभी भी देखते हैं कि भारत के लोग यहाँ पर हैं और भविष्य जो है भारत का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पल रहा है, लेकिन उसके बाद की जो आपने व्यथा सुनाई वह सुनकर हम लोगों को दुख भी हो रहा है। और हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि शुभकामनाएं हम लोगों की साथ हैं, और जो भी एक आर्थिक योगदान हम सब लोग और हमारे श्रोता लोग कर सकेंगे वह आपके लिए भरसक प्रयास करेंगे। और जैसा कि हमने बताया, बूंद बूंद से घट भरता है, अगर थोड़े थोड़े सब लोग करेंगे तो साथ ही हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप अपनी व्यथा हमसे साझा की, और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसे आपने बहुत यंग स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर लिया आपने, बिल्कुल मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, यंग पेरेंट्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चा, वो समझते हैं नॉर्मल है, सो रहा है, खा नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको भूख नहीं लगी होगी। लेकिन आप बहुत ही जागरूकता का प्रदर्शन कर आपने किया और अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट कर लिया, और कम से कम आपको पता है कि किस स्थिति में आप हैं। अदरवाइज कल्पना कीजिए, अगर आपने उसको नॉर्मल लिया होता, अब स्थिति और भयावह हो चुकी होती तो कितनी बुरी स्थिति में आप होते। तो ये नए जी, अपने लिए तो सब लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी करना चाहिए। उससे खुद को तो अच्छा लगता ही है और समाज में अच्छा वातावरण फैलता है और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम इसी के साथ एक सुंदर सा गीत इसी प्रेरणा को देता हुआ सबको सुनाते हैं। गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुद ही दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुद ही दिल जमाने के लिए।
अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए। तू दिया दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना। आजाद फितरत इंसान, अंदाज क्यों गुलामाना। सद ये नहीं झुकाने के लिए, सद ये नहीं झुकाने के लिए। तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। आजाद से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के हम खरीदेंगे। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए। तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमीन को क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए। तू दिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए।
चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल, चल आफताब लेकर चल, चल माहताब लेकर चल। तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। जुल्म सितम मिटाने के लिए, जुल्म सितम मिटाने के लिए, टूटी है दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, टूटी है दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। NEMBC मीडिया द्वारा निर्मित नवीनतम समाचारों में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। वृद्ध देखभाल में हर महीने उपेक्षा के 1000 से अधिक मामले सामने आते हैं। वृद्ध देखभाल गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग ने वृद्ध देखभाल घरों में उपेक्षा के मामलों में वृद्धि की सूचना दी है। 2022 के अंत से घटनाओं में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि उद्योग कार्यबल की कमी और क्षेत्र में धन की कमी के बारे में चिंताओं से जूझ रहा है। नियामक ने अपर्याप्त देखभाल मानकों के बारे में चेतावनी दी है, क्योंकि हर महीने 1000 से अधिक मामले सामने आते हैं। आवासीय देखभाल घरों में केवल 3000 से अधिक उपेक्षा के मामले और पिछली तिमाही में घरेलू देखभाल में 556 मामले दर्ज किए गए हैं। आयुक्त जेनेट एंडरसन ने क्षेत्र में प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन उद्योग में चल रहे प्रदर्शन अंतराल पर ध्यान दिया, जिसमें 5 में से 1 सेवा गुणवत्ता मानकों के मूल्यांकन में विफल रही। इस अटकल के बावजूद की बढ़ी हुई रिपोर्टिंग बिगड़ती स्थितियों के बजाय बेहतर जागरूकता का संकेत दे सकती हैं। अन्य उद्योगों के आंकड़ों ने उपेक्षा के मामले में वृद्धि को उद्योग के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों का संकेत दिया है। बच्चों का मानना है कि ज्यों के विज्ञापनों में प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल इसे मजेदार बनाता है। ऑस्ट्रेलिया रिसर्च काउंसिल द्वारा वित्त पोषित एक अध्ययन में पाया गया है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जुए का समर्थन करते हुए मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों को इस गतिविधि को सुरक्षित और आकर्षक मानते हैं। डीकन, वोलोंगोंग और कर्टिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने देखा कि विज्ञापनों में मशहूर हस्तियों का उपयोग करने से बच्चों के जुए में एक गतिविधि के रूप में मानने पर प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के 64 बच्चों का साक्षात किया गया और कई लोगों ने चिंता व्यक्त की कि प्रभावशाली जुए को कूल दिखाते हैं, जबकि कुछ विज्ञापन भ्रामक रूप से उन्नत जीवन शैली का चित्रण करते हैं। संघीय सरकार वर्तमान में संसदीय जांच की सिफारिशों का मूल्यांकन कर रही है और जुआ विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया जा रहा है। प्रोफेसर सामंथा थॉमस और हाना पिट ने बच्चों की चिंताओं को गंभीरता से लेने और जुए के प्रति युवाओं की धारणा पर सेलिब्रिटी समर्थन के प्रभाव को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया। अप्रवासन हिरासत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा व्याप्त है। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि ऑस्ट्रेलियाई आवर्जन केंद्रों में लंबे समय तक हिरासत में रहने से शरणार्थी और शरण चाहने वाली महिलाओं के खिलाफ हिंसा की संभावना काफी बढ़ जाती है। अध्ययन में 2013 और 2017 के बीच 252 महिलाओं का राष्ट्रमंडल लोकपाल रिपोर्ट के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और पाया गया कि हिरासत सुविधाएं
महिलाओं के लिए असुरक्षित स्थान थी। इसके अतिरिक्त अध्ययन में विस्तारित हिरासत और दुर्व्यवहार, हमले और अपमान की बढ़ती घटनाओं के बीच एक संबंध दिखाया गया है। पिछले एक दशक में औसत हिरासत अवधि 2013 में 81 दिन से बढ़कर 2023 में 708 दिन हो गई। नया शोध 2024 में पनिशमेंट एंड सोसाइटी जर्नल में प्रकाशित होने वाला है। पेपर सरकार से यह भी आह्वान करेगा कि वह हिरासत की अवधि को कम करके या पूरी तरह से आप्रवासन हिरासत को समाप्त करके आवर्जन हिरासत में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। मैं प्रदीप कुमार सिन्हा हूँ। अगली बार अधिक खबरों के लिए कृपया हमसे जुड़ें। सुरक्षित रहें। तो प्रदीप जी, आज तो राम मंदिर के बारे में हमारी बहुत सुंदर रिपोर्टिंग भी हो गई और काफ़ी हम लोगों ने जानकारी समाचारों में और उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। लेकिन एक मैं जिसको ग्राउंड रिपोर्ट बोलते हैं, मैं श्रोताओं को आज वो भी देना चाहूँगा और उसका एक विशेष कारण भी है कि हमारे साथी संजीव कुमार शर्मा जी जो हैं वो पिछले दिनों भारत यात्रा पर थे और कई शहरों का भ्रमण करने के साथ साथ उन्होंने अयोध्या में रामलला के भी दर्शन किए और वो स्टूडियो में तो नहीं आ सके, लेकिन उनसे फ़ोन पर बात हुई है तो वो हमारे साथ फ़ोन पर हैं। तो चाहेंगे कि उनसे एक बिल्कुल अप टू डेट रिपोर्ट जो है वो वहाँ की मिले। तो संजीव जी, आपका स्वागत है। स्टूडियो में आप नहीं हैं लेकिन फ़ोन पर आपका स्वागत है। और पिछले दिनों आपकी भारत यात्रा के बारे में काफ़ी चर्चा रही। हम लोग जब आप यहाँ नहीं थे तो आपको मिस करते थे और कहते थे कि कब संजीव जी वापस आएंगे। तो बताइए अपनी यात्रा के बारे में संक्षिप्त रूप से हमारे श्रोताओं को। बिल्कुल। सबसे पहले तो उपाध्याय जी आपको नमस्ते, प्रदीप जी आपको नमस्ते और सभी सुनने वालों को प्रणाम। तो जैसा कि आपने कहा, मैं हिंदुस्तान भारत गया हुआ था और रामलला की कृपा हुई तो दर्शन करने का मौका मिला। तो मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, तो पता चला कि लखनऊ से 2 घंटा 40 मिनट की दूरी पे अयोध्या है। और मैं सभी सुनने वालों को बोलूंगा कि अभी अयोध्या का चूंकि बहुत होटल्स और वो उतने डेवलप नहीं है, तो आप आराम से लखनऊ से डे ट्रिप कर सकते हैं। तो लखनऊ में तो खैर होटल और एयरपोर्ट और सभी सुविधा है। अच्छा। तो हम लोग सुबह 8 बजे 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करके निकले और 11 साढ़े 11 बजे हम लोग अयोध्या पहुंच गए थे। तो एक चीज और मैं दर्शकों को, सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि उनकी वेबसाइट पे कई जगह लिखा है कि 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 11:30 बजे, और फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे खुलता है। अच्छा। हेलो। हाँ जी, ऐसा है क्या? तो बेसिकली इतने दर्शनार्थी आ रहे हैं वहां पे कि उन्होंने ये अभी खत्म कर दिया और पूरे दिन मंदिर खुलता है। लेकिन संजीव जी, जस्ट आपको रोकना चाहूंगा, ये कल ही मैंने खबर पढ़ी थी कि पहले 18 घंटे के शायद दर्शन नॉन स्टॉप हुआ करते थे, लेकिन कल ही की खबर है कि एक रामलला जी जो है वो 5 वर्ष के बच्चे के रूप में वहाँ विराजमान है और उनका मानना ये है कि वह जो है वो एक छोटे बच्चे के लिए थकाने वाला अनुभव हो सकता है। तो बीच में शायद 1 या 2 घंटे का ब्रेक उन्होंने अब वो कर दिया है, दोपहर में शायद 1 से 2 या 3 जो भी है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हाँ, तो वो एक छोटा सा ब्रेक है, अदरवाइज नॉन स्टॉप है। हाँ, तो बेसिकली मतलब ये प्लान करके जाएं अगर आप सुबह लखनऊ से निकल रहे हैं कि आप समय पे पहुंच के। और उपाध्याय जी, इतना सुंदर मंदिर है कि मैं आपको क्या बताऊं। लाइक बहुत ही सुंदर नक्काशी और मंदिर की सुंदरता के अलावा द अरेंजमेंट्स आर सो गुड, क्योंकि उन्होंने उसको डिजाइन ही ऐसा किया है कि बहुत ज्यादा लोग अगर आए तो उनको कोई तकलीफ ना हो। तो आप सोचिए, वो जो स्कैनिंग वाले इक्विपमेंट उन्होंने 20 या 25 लगा रखे हैं, तो आप जस्ट सीधे वॉक थ्रू करते हैं तो मंदिर तक पहुंचने में जो समय लगेगा, बट उसके बाद से फिर वो अलग अलग लाइन शुरू हो जाती हैं और पूरा स्टील का बैरिकेड है, तो इंडिविजुअल लाइन रहती है, तो कोई धक्का मुक्की नहीं है। आप अपनी लाइन में चलते रहिए। सामने जो है आप एकदम
रामलला के सामने पहुंच जाते हैं और इतना सुंदर है कि मैं आपको क्या बताऊं। पीछे पूरा वाइट, एवरीथिंग इज वाइट, उसमें एकदम जो क्या बोलते हैं श्याम वर्ण के रामलला, एकदम डार्क वो, एंड द गोल्ड, पूरा गोल्ड से भरे हुए हैं। अच्छा। तो अमेजिंग व्यू है वो, देख के मतलब आंखों में आंसू आ ही जाते हैं आपको। लाइक यू व्हेन यू सी हिम द इमोशंस जस्ट फ्लो। अच्छा, ये बताइए वहाँ पर दर्शन के लिए कितने सेकंड रुका जाता है, मतलब कितने सेकंड में निकलना पड़ता है वहाँ से? लोग कहते होंगे मतलब जल्दी बहुत ज्यादा समय तो नहीं मिलता है क्योंकि कांस्टेंट इतने लोग आ रहे हैं, तो बट आप अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं। और वहीं पे पुजारी जी वो पैक्ड प्रसाद जो है वो लोगों को पैकेट में वो तुरंत पकड़ाते रहते हैं, तो आपको वो प्रसाद भी मिल जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत। और एग्जिट के रास्ते उन्होंने बड़े, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना हॉल्स में पूरा एक एग्जिट अलग से रास्ते दोनों तरफ से, तो आप मतलब लाइक ऐसा नहीं होता कि आप उसी डायरेक्शन में वापस जा रहे हैं, तो पूरा क्राउड फ्लो का भी ध्यान रखा गया है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो नहीं, चलिए तो अच्छा, भीड़ कैसी है? मतलब लोग बताते हैं रोज लाखों में दर्शन करते हैं, लाखों में आ रहे हैं उपाध्याय जी। और मैं यही आपको बोलने अगली चीज जो बताना चाह रहा था कि हम लोगों ने जो देखा, इतना लोगों में एंथुजियाज्म है, साउथ के लोग, नेपाल के लोग। तो ये जो मेरे दिमाग में यही आई कि ये जो पहले कितना एफर्ट करना पड़ता था कि यार नेपाल से वो चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भारत को इन्फ्लुएंस, मुझे लगता है ये राम मंदिर खुलने के बाद तो अब भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया, मैं तो जहां नजर जाए वहां पे नेपाली टोपी दिख रही थी मेरे को, सब लोग प्राउडली पहने हुए। और क्या कहते हैं, साउथ के भी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आपको लोग, जैसे ये पॉलिटिशियंस बात करते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाइक वहां पे तो इतना हुजूम लोगों का, मतलब जैसे कि एकदम आतुर रामलला को दर्शन करने के। तो और दूसरा उन्होंने क्या किया है, पता नहीं आप लोग जयपुर तो शायद काफी लोग गए होंगे, जैसे जयपुर में पूरा सिटी एक ही कलर में पेंटेड है, एक ही फॉन्ट में सारी दुकानें जो उन्होंने नाम लिख रखा है। तो वैसे ही जो मेन मंदिर के जो रास्ता है, दोनों तरफ दुकानें सिमिलर पेंट में, सिमिलर फॉन्ट में, और कोई वहां कार वार उतनी अलाउड नहीं है, खाली सिक्योरिटी की कार्स रहती हैं। तो इतना सुंदर माहौल था, सब लोग पैदल चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए अमेजिंग एक्सपीरियंस। संजीव जी, ये बताइए कि आपने वहां पर चाय पी या नहीं, और कितने की पी? प्रदीप जी थोड़ा सा आवाज कटी है, एक बार फिर से पूछेंगे? मैं पूछ रहा था कि आपको चाय वहां पर पी या नहीं पी, और पी तो कितने की पी? क्योंकि हमने सुना था कि 55 रुपए की चाय का एक कप मिल रहा था। हाँ, तो हम लोगों ने प्रदीप जी चाय तो नहीं पी, लेकिन कनक भवन के सामने ही हम लोगों ने खाना खाया। अच्छा। और वो खाना 90 रुपए थाली में मिला था, और गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी वो ला के अनलिमिटेड खाना था उस 3-4, और इतना स्वादिष्ट था कि मैं आपको क्या 90 रुपए में? हाँ, अरे गजब। 90 रुपए मीन्स $2। क्या बात है संजीव जी, आप तो बिल्कुल लूट कर। और उपाध्याय जी इतने प्रेम से खिला रहे थे वो लोग, वो चुपड़ी रोटी लाके, और अरे नहीं एक और लीजिए, तो एकदम मतलब दिल एकदम खुश हो गया। और दूसरी चीज, फिर हम लोग गए सरयू नदी के दर्शन करने, और आपको क्या बताऊं, पानी इतना स्वच्छ था कि मुझे उसको उठा के पीने में, मतलब नीचे तक नजर आ रहा था, और मेरे को मतलब पीने से मतलब नॉट पीना, बट जैसे आचमन लेते हैं उसको करने में कोई संकोच नहीं हुआ। नहीं, ये बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन, क्योंकि नदियां तो हमारी जो हैं वो गंदगी के लिए मतलब विश्व प्रसिद्ध हैं, और हम लोगों को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इनको लेके कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन ये बहुत अच्छा परिवर्तन आपने बताया, मतलब अमेजिंग था। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जहाँ पे दीपोत्सव होता है ना, जहाँ लाखों दिए जलते हैं,
तो सरयू नदी से इन्होंने एक छोटी सी, जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी पे बनी हुई है जो पानी आता है, तो ऐसा ही एक है जो ये पानी पंप करते हैं। अच्छा। मैं कनाल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लिटिल वाटर बॉडी है और उसमें आधे पांव तक का पानी है। तो लोग खूब नहा रहे थे, खूब कपड़े वहां पे चेंज करने की प्रॉपर व्यवस्था थी, पिकनिक जैसा माहौल था, बच्चों की गाड़ियां, बच्चे अपना, मतलब लाइक ओवरऑल एकदम जैसे फेस्टिवल वाला माहौल था वहां पे। बहुत अच्छा। और फिर एक लता मंगेशकर चौक है, उसके ऊपर बड़ी सुंदर वीणा बड़ी सी बनी है लाइक, तो हजारों लोग वहां खड़े सेल्फी खींच रहे थे। फिर वो जो सूर्य क्या स्तंभ बनाए हुए हैं, इतने खूबसूरत, वो लाइटिंग है, क्या कहते हैं, दोनों तरफ गोल, मतलब दैट डिनोट्स सूर्यवंशी, श्री रामचंद्र जी सूर्यवंश से थे, तो वो बहुत खूबसूरत है। और आप जब घुसते हैं अयोध्या में तो ऊपर सूर्य नारायण की बड़ी खूबसूरत सी 7 घोड़ों वाली गेट के ऊपर मूर्ति है। तो आप जैसे ही घुसते हैं आपको लगता है कि हाँ आप कहीं आ गए हैं। तो आपने इतना सुंदर वर्णन किया संजीव जी, आपने इतना सुंदर वर्णन किया तो मन करता है कि अभी जाकर देखो वहाँ। नहीं बिल्कुल, मैं तो सबसे आग्रह करूंगा कि इस बार जरूर जाएं। और जैसा मैंने बताया कि लखनऊ और सब कनेक्टिविटी, अब इतनी अच्छी सड़कें इतनी अच्छी थी, पता भी नहीं चला लाइक वहां पहुंचने में। और खाली मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हनुमानगढ़ी मंदिर में, चूंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और वो वैसा डिजाइन नहीं है उतने क्राउड को हैंडल करने के लिए, बट अगर आप बहुत जल्दी सुबह चले जाएंगे तो शायद उतनी भीड़ ना मिले। बट उसके अलावा कनक भवन में भी कोई बहुत बढ़िया आराम से दर्शन हुए, रामलला मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन हुए। और द शेयर साइज ऑफ दैट, जो पूरा एरिया है चारों तरफ, वो सिक्योरिटी की फेंस है उसमें। बट मुझे लगता है जब पूरा बन जाएगा इट विल बी अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टेम्पल होगा वो। बिल्कुल संजीव जी, और इसके लिए जो आप बता रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा किया है और इतना ऑर्गेनाइज्ड है, इसके लिए हमको वहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहिए कि इतने अच्छे से उन्होंने कार्य किया। अदरवाइज सरकारी काम में हम लोग कमियां अधिक दिखाई देती हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं ये वाकई में एक प्रशंसनीय परिवर्तन है जिसको मैं कहूँगा। और एक और पॉइंट मैं बताऊंगा कि यहाँ जितनी बसें अयोध्या में चल रही हैं, दे आर ऑल इलेक्ट्रिक बसेस। तो कोई पोल्यूशन मतलब मिनिमम है। तो जैसे वो जो बसें काला धुआं वाली पुरानी उत्तर प्रदेश परिवहन वाली, तो कोई सारी नई ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक बसेस। अच्छा। तो it was an amazing experience। और सबसे अच्छी बात, शाम के 6 बजे तक हम लोग वापस लखनऊ आ गए दर्शन करके। क्या बात है फुटकर, बिल्कुल आप तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग यहाँ ब्लू माउंटेन्स या क्यामा सुबह जाके शाम को आ जाते हैं, उसी अंदाज में आप या कैनबरा तक भी होकर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं संजीव जी, आपने बिल्कुल अप टू डेट रिपोर्ट यहाँ पे दी, और ये हम पढ़ते भी थे इस तरीके का, लेकिन आपने बिल्कुल फर्स्ट हैंड पर एक विदेश में प्रवास करते हुए उसके व्यक्ति के अनुभव थोड़े कई बार अलग होते हैं, तो लेकिन आपने इतना सकारात्मक प्रस्तुति उसकी की है। आशा करते हैं कि ऐसा ही बना रहे, और बिल्कुल जैसे राममय जैसा भारत हो रहा है, बिल्कुल यह परंपरा बरकरार रहे। और हमारे श्रोताओं को इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद, और आपको राम राम। और सबके ऊपर रामलला की कृपा रहे, बस यही आशा है। उसके साथ आपने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो प्रदीप जी, बड़ा संजीव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। संजीव जी का धन्यवाद, अपना समय निकाल के उन्होंने सब श्रोताओं के साथ जानकारी साझा की। और तो चलिए, एक उत्तर प्रदेश जिसको उत्तम प्रदेश का नारा दिया गया है, उस दिशा में अपने कदम बढ़ा रहा है। और चलिए, कुछ हमने बताया था कार्यक्रम में कि आज कुछ महान हस्तियों के जन्मदिन भी होते हैं। उनमें से एक हस्ती जो है वो सरोजनी नायडू हैं, जिनका 13 फरवरी को जन्मदिन होता है। तो उसके बारे में सरिता जी ने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति तैयार की है, तो हम चाहते हैं श्रोताओं के साथ साझा करें उसको। जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें, लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन
नमस्कार श्रोताओं, मैं सरिता सोनी रेडियो दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। आज के विषय में बात शुरू करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक कविता साझा करना चाहती हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिया भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं उसे पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। जी हाँ श्रोताओं, कविता की ये सुंदर पंक्तियाँ जो अभी मैंने आपको सुनाई हैं, ये हमारे प्यारे देश भारत की प्रख्यात कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू जी द्वारा रचित हैं। आज हम सभी थोड़ा सा उनके विषय में जानेंगे। सरोजिनी जी का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ था। श्रोताओं, इस फरवरी महीने, जिसको हम हिंदी भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं, एक अलग सी बसंती रंगों और प्यार की खुशबू होती है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अभी थोड़ा गर्मियों का मौसम है, पर हम सभी भारतीय ये जानते हैं कि हमारे देश में इस समय बसंत का मौसम होता है। फरवरी का ये महीना प्यार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि हम सब वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से अगर कहें तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। और इस बार तो 14 फरवरी को हमने विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की और बसंत पंचमी का त्योहार मनाया। तो श्रोताओं, जब बात प्यार की हो तो वो प्यार चाहे ईश्वर से हो, महबूब से हो या देश से, वो एक ही होता है। अपनी लेखनी से लिखी पंक्तियों की तरह सरोजिनी नायडू जी भी एक प्रखर और सुलझी हुई महिला नेता थीं। सरोजिनी जी के पिता अघोरनाथ चैटर्जी एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान और महान वक्ता थे, और उनकी माता वरदा सुंदरी बांग्ला भाषा में कविताएं लिखा करती थीं। सरोजिनी जी का नाम उनकी कविताओं और उनके साहसिक स्वभाव के लिए लोकप्रिय बना रहा। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया और महात्मा गांधी जी के साथ काम किया। सरोजिनी जी की जो कविताएं हैं वो उनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही, जिन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक विषयों की जागरूकता को बढ़ाया। सरोजिनी जी को अगर हम भारतीय नारी के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करें तो गलत नहीं होगा। उनकी प्रेरणा से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली, जिसके लिए सरोजिनी नायडू के प्रति देशवासियों की आदर भावना हमेशा बनी रहेगी। उनकी कविताएं और उनका योगदान समाज में सुधार लाने के लिए हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। श्रोताओं, महिलाओं का जो योगदान है वो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। हम सभी जानते हैं और इस बात को मानेंगे भी कि परिवार की संरचना हो या समाज की रचना, महिलाओं के बिना ये संभव नहीं। और इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पिछले 5 सालों से गार्गी अवार्ड्स का आयोजन कर रहा है, और इस साल भी 2024 में विभिन्न 8 कैटेगरीज में महिलाओं के नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें आप किसी भी महिला को उसकी उपलब्धि और योगदान के लिए या महिला स्वयं को किसी और को नॉमिनेट कर सकती हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट hindukouncil.com.au पर आप जाके देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में हर साल हिंदू काउंसिल विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धि और योगदान की सराहना के लिए इस सम्मान का आयोजन गार्गी पुरस्कार के रूप में करती है। एससीए ने इस गार्गी पुरस्कार की शुरुआत 2018 में की थी। इस कार्यक्रम में एक पुरस्कार समारोह
अतिथि प्रस्तुति और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसका समापन चाय और नाश्ते के साथ होता है, तो आप उसका भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं। और अब मैं भी आप श्रोताओं से विदा लेती हूँ और आपको सरोजनी जी की एक और रचित कविता की पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है यह सबसे न्यारा। अलग अलग हैं यहाँ सभी के रंग रूप, पर सुर सब एक ही गाते, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हर प्रदेश की है यहाँ अलग एक जुबान, पर मिठास की है सभी में शान। अनेकता में एकता को पिरोकर सबने हाथ से हाथ मिलाकर देश संवारा। लगा रहा है अब भारत सारा, हम सब एक हैं का नारा। भारत देश है हमारा बहुत प्यारा, सारे विश्व में है ये सबसे न्यारा। सही है ना दोस्तों? अब आप सभी को जय हिंद और सरिता सोनी का नमस्कार। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो उपाध्याय जी, सरिता जी की प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी, बहुत जानकारी दी उन्होंने, अच्छी जानकारी। इसके अलावा अब तो स्पोर्ट्स की बात भी करनी ज़रूरी है। इंडिया इंग्लैंड के मैचेस चल रहे हैं और आईपीएल भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल, काफ़ी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स में चल रही है। थोड़ा पहले ऑस्ट्रेलिया का बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ ख़त्म हो गई है, जिसमें टेस्ट मैच की सीरीज़ 1-1 से बराबर रही, और वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीता और T20 2-1 से जीता। टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ की सबसे बड़ी उपलब्धि इस सीरीज़ में यही रही कि 1997 के बाद पहली बार वेस्ट इंडीज़ ने कोई मैच ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे जीता, जो कि दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया अपने होम पर कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो उसके अलावा वुमेन टीम जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका से खेल रही है, और वुमेन टीम भी ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अभी एक टेस्ट मैच कल ही जीता है और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को एक पारी और 284 रन से हराया, और एक ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी भी बनाई। तो और उसके अलावा भारत में जो है वो मैच चल रहा है, टेस्ट मैच जो है वो 1-1 से बराबर सीरीज़ चल रही है, और उसको मेरे ख्याल से 300 रन के आसपास भारत की लीड हो गई है, और यशस्वी जायसवाल ने एक और सेंचुरी बनाई है। तो भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन एक इसमें अश्विन जैसे खिलाड़ी जो कि हमारे की स्पिनर हैं वो जो है वो चले गए हैं, तो उससे जो है वो थोड़ा भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई है कि इनको अब अगली बॉलिंग करेंगे तो एक बॉलर इनका कम होगा। तो कुल मिला के स्थिति भारत की मजबूत है, लेकिन हाँ 4 बॉलर्स के साथ इनको इंग्लैंड को आउट करना होगा अगर ये मैच जीतना है। तो आज चौथा दिन है तो पता चलेगा। तो ये था कुल मिला के स्पोर्ट्स का अपडेट, और अब चलिए स्पोर्ट्स के बाद थोड़ा रोमांस की ओर चलते हैं। तो एक वैलेंटाइन डे था, वैलेंटाइन डे 4 दिन पहले ही हम लोगों ने मनाया है, और एक महक मिर्ज़ा प्रभु, ये नाम जो है शायद हमारे श्रोताओं ने न सुना हो, मैंने भी नहीं सुना था, ये कोई बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं है। लेकिन कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया पर मुझको एक इनकी प्रस्तुति मिली थी, और वह मुझे इतनी मौलिक और उसका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि कभी प्रदीप जी अगर हमको वैलेंटाइन डे के आसपास कार्यक्रम करने का मौका मिला तो हम इसको श्रोताओं को सुनाएंगे। तो वैसे तो ये गज़ल है, लेकिन गज़ल से पहले प्रदीप जी इन्होंने अपने एक बहुत ही चटकीले अंदाज में अपने रोमांस के बारे में जो बताया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्रोताओं को वह प्रस्तुति अवश्य ही पसंद आएगी। अब आपसे बात करते हैं। सुनो, आपका नाम क्या है?
पता है, बहुत हसीन हो, इस भीड़ में चांद से चमकते हो। ये बात वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका। हकलाती ज़बान में बस इतना कह पाया कि एक्सक्यूज मी, विच फ्लोर? मैंने अपना हाथ उसके हाथों से 1 इंच की दूरी बनाए रखते हुए खुद ही लिफ्ट का बटन दबा दिया। अब क्या करती, ऑफिस का पहला दिन था, 4 लोग भी थे वहां। बात इतनी आसानी से हो जाए तो उसमें मजा ही क्या। गुफ्तगू जो सनम से होनी थी, चांद का दिल भी आजमाना था। सुनो, ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, उस रात सी है, वक्त को रिश्वत देकर जिसे मैं अपना बनाना चाहता हूं। ये बात भी वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका। ऑफिस में हमारे क्यूबिकल्स बिल्कुल बगल बगल में थे। नजरें ना मिलाने का खेल खूब चला। हम लड़कियों को ना एक अलग ही हुनर होता है, बिना देखे वो मुझे देख रहा है, इस बात की खबर हमें हमेशा होती है। पर ना जैसे ही मैं स्वाइप राइट करती अपनी नजर, वो झुका लेता सर। दिल तो करता कुछ तो कहे, मेरे आंखों की तारीफ ही कर दे या मांग ले सीधा सादा सा पेन, पर ऐसा कुछ ना हुआ। रूबरू बैठे तो मेरे थे, यूं लगा आंखों में दीवाना था। सुनो, तुम्हें अक्सर बस स्टॉप पे खड़ा देखता हूं, कहो तो आज लिफ्ट दे दूं बाइक पर, ठीक समझे आप? ये बात वो मुझसे कहना चाहता था पर कह ना सका। मैं भी उसे अक्सर देखती थी, बाइक से गुजरता था वो, एक हकलाते लम्हे के लिए रुक भी जाता ठीक सामने, पर कुछ कह ना पाता। तो मैंने ही सोच लिया, मैं ही आज पूछ लूंगी उसे, लिफ्ट प्लीज। पर किस्मत देखो, उस दिन ऑफिस के बाद ना वो दिखा ना बाइक उसकी। बस आई, मैं बस में चढ़ी, भीड़ थी फिर भी सीट मिली। रिया बड़ी खुश हुई, मेरा मूड ऑफ था। कंडक्टर आए, मैंने चेंज निकाला, 2 टिकट प्लीज। दीदी आपका टिकट तो वो भाई साहब दे चुके हैं दोनों का। इस हरकत पे उनके दिल मेरा पिघल गया। कृष्णगी क्या ही कहूं, क्या थी वो। शुक्र है भीड़ का बहाना था। सुनो, ये झुमका तुम्हारा गिरा है शायद, सोचा लौटा दूं तुम्हें, लेकिन उसके बदले में एक डांस प्लीज। कहाँ? ये भी वो मुझसे पर। ऑफिस में प्री न्यू ईयर पार्टी थी, ठंडी हवा नशे में समा गालों पे चढ़ती मैंने लाड़ी थी, और जानकर बन के अनजान झुमका मैंने उनके पास गिराया था। फिर किया इंतजार, उन्होंने झुमका उठाया, मेरी ओर बढ़ने लगे, फिर रुक गए, मुस्कुराते हुए रिया की ओर मुड़ गए। उस रात उन्हें रिया के साथ डांस करता देखकर मेरा दिल बहुत जला। सोचा जरिया बनेगा झुमका वो, क्या पता यूं सबब जलाना था। मैं इतनी बेवकूफ कैसे बनी? जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया वो तो थी तेरी एक सहेली, शायद अक्सर मुझसे वो ये कहना चाहता था। अब लिफ्ट में मैं खड़ी थी तो सामने रिया भी तो थी, क्यूबिकल रिया का भी तो बगल में था, और बस में रिया भी तो बैठी थी। मैं ये सब कैसे भूल गई? उस पार्टी में मैंने समेट लिया अपनी बेवकूफी को और किसी और की बाहों में झुला दिया। वो देख रहा था, वो देखता रहा, मेरे गुरूर का गुस्सा उतर गया। देख के उसको यूं लगा मुझको जलने दो दिल, वो दिल जलाना है। सुनो, एक्सक्यूज मी, वो तो झुमका लेके तो मैं आ ही रहा था, वो रिया ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए वो जानबूझ के, आई एम सॉरी, मैं तो इतने दिनों से तुम्हें वो कहना चाहता था। हकलाते हुए उस लम्हे में उसने बिना कुछ कहे सब कह दिया। और फिर पहली बार, महीनों में 4 पहली बार हमारी नजरें मिली। सुनो, एनसीपीए के शो की 2 टिकटें हैं मेरे पास, चलोगे साथ?
मोहब्बत की पहल करते हुए मैंने ही उसे ये कह दिया। इस बात को 9 साल हो चुके और आज भी हमारी पहली एनिवर्सरी की वो पहली डेट के एनिवर्सरी को मनाने के लिए हम यहाँ पहुँच जाते हैं और वही कहानी फिर से दोहराते हैं। गुफ्तगू जो सनम से होनी थी, चांद का दिल भी आजमाना था। रूबरू बैठे थे मेरे वो यूं लगा आंखों में दीवाना था। तिश्नगी क्या कहें कि क्या थी वो, तिश्नगी क्या कहें कि क्या थी वो। शुक्र है भीड़ का बहाना था। सोचा जरिया बनेगा झुमका वो, सोचा जरिया बनेगा झुमका वो। क्या पता यूं सबब रुलाना था। देख के उनको यूं लगा मुझको, जलने दो दिल ये दिल जलाना था। शर्म इसमें नहीं है ये है दिल, शर्म इसमें नहीं है ये है दिल। इश्क की रस्म को निभाना था। जाके कह दो उसे मोहब्बत है, जाके कह दो उसे मोहब्बत है, जाके कह दो उसे मोहब्बत है। क्या पता कल ये पल बुलावा था। गुफ्तगू जो सनम से होनी है, चांद का दिल भी आजमाना था। गुफ्तगू जो सनम से होनी है। वाह उपाध्याय जी, बहुत ढूंढ कर लाया इतनी सुंदर विवरण। शुरू में गजल से पहले बहुत मज़ा आ गया है एक्चुअली। हाँ, ये एक्चुअली वही है। जैसे एक बार नाम पुनः बता दूं, महक मिर्ज़ा प्रभु, और ये नाम भी थोड़ा सा अजीब है और ये देखने में लगता है कि एक मुस्लिम महिला है जिसने शायद हिंदू से विवाह किया है। और बट जो अंदाज था सुनाने का, बिल्कुल ऐसा लगता था ये सच घटना है। और हो सकता है सच भी हो, क्योंकि आजकल तो नए पीढ़ी के आधे रोमांस जो हैं वो ऑफिस के माहौल में ही चलते हैं और वहीं से तो एक नया दौर है शादी का, रोमांस का, सबका। तो एक थोड़ी अलग प्रकार की थी, तो आशा करते हैं पसंद आई होगी। तो बट प्रदीप जी, रोमांस ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। खाने पीने के लिए 2 रोटियां भी चाहिए होती हैं, और ये बात बताती है कि हमको अपने पैसों का भी ध्यान रखना चाहिए। और तो हमारा रेगुलर सेगमेंट टाइम हमेशा कम पड़ जाता है, तो चलिए, बट हम चाहते हैं कि महत्वपूर्ण सूचना है वो भी श्रोताओं के साथ साझा करें। तो पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के स्टॉक की मार्केट की तुलनात्मक समीक्षा की थी और देखा था कि 2023 में अमेरिकन स्टॉक्स लीडर रहे, उसके बाद भारत का नंबर रहा, और जैसा कि हमेशा होता है ऑस्ट्रेलिया तीनों में सबसे नीचे रहा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सारे स्टॉक मार्केट ने पॉजिटिव रिजल्ट दिए। अब 2024 के भी 6 सप्ताह गुजर चुके हैं और अच्छी खबर यही है कि 2023 का बुलिश ट्रेंड अभी भी बरकरार है। पिछले 6 हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन मार्केट में करीबन 1% की बढ़ोतरी हुई है, भारत के निफ्टी ने करीबन 1.3% की बढ़ोतरी की है, और अमेरिका अभी भी लीडर बना हुआ है 5.5% की बढ़त सिर्फ 6 हफ्तों में। भारत में अभी फाइनेंशियल मार्केट हाई पॉइंट पर टिका हुआ है और चुनाव के नतीजों की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा टर्म भी जीत जाती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भी तेज गति से दौड़ेगी, और अगले 4 वर्ष में, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह सच होने में मुझे कोई संदेह दिखाई नहीं देता। भारत के बाजार में पिछले दिनों थोड़ा उठापटक का दौर भी रहा
और सबसे ख़ास खबर भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पेटीएम कंपनी की रही। इसके शेयर 2 हफ्ते के अंदर करीबन 50% गिर गए और कंपनी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस उल्लंघन करने का आरोप था और काफ़ी चेतावनी के बाद रिजर्व बैंक ने उन पर आगे बिजनेस करने के लिए रोक लगा दी। इस निर्णय से पेटीएम को झटका लगा और रोज़ 10% पर 15% करते हुए उसने 50% मार्केट कैपिटल खो दी है। आगे भविष्य में क्या होगा यह पता नहीं, लेकिन इस खबर में एक अच्छी चीज़ मैं ये देखता हूँ कि रिजर्व बैंक अपना काम कर रही है और बड़ी कंपनी के विरुद्ध इस प्रकार के कड़े निर्णय लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। इस प्रकार के कड़े निर्णय से अन्य कंपनियों को एक अनुशासन के अंतर्गत कार्य करने का संदेश मिलता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है। एक खबर जापान और ब्रिटेन के बारे में भी। ऑफिशियली ये दोनों रिसेशन में चले गए हैं। यह 3 दिन पहले की खबर है, लेकिन श्रोताओं को जानकर आश्चर्य होगा कि जापान का स्टॉक मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अतः सिद्ध होता है कि किसी इकोनॉमी के लिए रिसेशन में जाना एक अलग बात है और वहाँ के स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जरूरी नहीं कि उसी अनुपात में परफॉर्म करे। कुल मिलाकर यही निष्कर्ष है कि निवेशक के तौर पर आर्थिक मंदी में भी बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अतः यहाँ निवेश में सावधानी और दूरदृष्टि आवश्यक है। अंत में यही कहूँगा, जैसा प्रदीप जी हमेशा कहते हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सोच समझकर निवेश का निर्णय लें और संभव हो तो आर्थिक सलाहकार की हम तो यहाँ पर जनरल बात करते हैं। बिल्कुल। तो निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। बिल्कुल। तो प्रदीप जी, ये तो पैसे की बात हो गई और जैसा अभी सरिता जी ने एक सुंदर जानकारी सरोजनी नायडू जी के बारे में दी थी, जिनका 13 तारीख को बर्थडे होता था। उसके अगले दिन वैलेंटाइन डे होता है और उस दिन भी एक बड़ा विशेष बर्थडे होता है और वो है सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को अम्बाला छावनी में हरदेव शर्मा तथा लक्ष्मी देवी के घर पर हुआ था। उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सदस्य थे। स्वराज का परिवार मूल रूप से लाहौर के धर्मपुरा क्षेत्र का निवासी था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने अम्बाला के सनातन धर्म कॉलेज से संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान में स्नातक किया। प्रखर वाक्पटुता के कारण उन्हें 1970 में अपने कॉलेज में सर्वश्रेष्ठ छात्रा का सम्मान मिला था। वे 3 साल तक लगातार कॉलेज की एनसीसी की सर्वश्रेष्ठ कैडेट और 3 साल तक राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वक्ता भी चुनी गईं। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से विधि की शिक्षा प्राप्त की। पंजाब विश्वविद्यालय में भी उन्हें 1973 में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का सम्मान मिला था। सन 73 में ही स्वराज भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्य करने लगीं। 13 जुलाई 1975 को उनका विवाह स्वराज कौशल के साथ हुआ, जो सर्वोच्च न्यायालय में उनके सहकर्मी और साथी अधिवक्ता थे। कौशल बाद में 6 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे और इसके अतिरिक्त वे मिजोरम प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। स्वराज दंपति की एक पुत्री है, नाम है बांसुरी। आपने प्रदीप जी सुना होगा, बांसुरी आजकल जो है वो स्टूडियो में मतलब डिबेट्स वगैरह में आती रहती हैं। उनको भी काफ़ी अच्छी हिंदी बोलती हैं और अच्छी जानकारी उनकी है, मगर सुषमा जी के समकक्ष उनको नहीं रखता। वो एक अपने आप में सुषमा जी गजब का ओरेटर थी। हाँ, बट बांसुरी भी लंदन के इनर टेम्पल में वकालत करने के बाद अब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में वो भी वकालत करती हैं अपनी माता जी की तरह। 67 साल की आयु में सुषमा जी का 6 अगस्त 2019 को दिल्ली में निधन हो गया। उनके मुख्य कीर्तिमान और उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 1977 में देश की प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्य बनी, वह भी 25 वर्ष की आयु में। 1979 में 27 वर्ष की आयु में ये जनता पार्टी हरियाणा की राष्ट्र अध्यक्षा भी बनी। स्वराज भारत की किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की प्रथम महिला प्रवक्ता बनी। इसके अलावा ये भाजपा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महासचिव, प्रवक्ता, विपक्ष की नेता एवं विदेश मंत्री बनी। प्रदीप जी, महिला के रूप में इनके जो है वो सम्मान जो है, जो उन्होंने कीर्तिमान जो बनाए हैं कि हर जगह पहला सर्व, तो यह भारतीय राजनीति में परिवर्तन के दौर को भी दर्शाता है। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह सुषमा स्वराज को भी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है जिनका विरोधी भी सम्मान किया करते थे। उनकी वाचन शैली आज भी सोशल मीडिया पर सुनाई देती है। उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि स्वरूप आज उनका एक भाषण सुनना चाहेंगे, जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था जब अटल बिहारी जी की सरकार बहुमत सिद्ध करने में विफल रही थी। जनादेश की जो व्याख्या चाहें आप स्वीकार करें,
लेकिन एक दृश्य जो इस सदन में उपस्थित हो रहा है उसकी अनदेखी आप नहीं कर सकते। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या ये दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राज तिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूर्त शकुनी की दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं, तो हमारे खिलाफ तो कितनी मंथराएं और कितने शकुनी हम राज्य में बने कैसे रह सकते? लेकिन अध्यक्ष जी, अन्यायी कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो अन्याय कर रहा है। अन्यायी तो अपने स्वार्थ को सिद्धांत का बाना पहनाकर इस तरह प्रस्तुत करता है जैसे सबसे बड़ा न्याय कर रहा है। और यही इस सदन में घटा। धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में समान नागरिक संहिता बनाने की बात करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों पर गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बचाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक हैं। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। अध्यक्ष जी, सेकुलरिज्म की हमारी परिभाषा यह है कि एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान, एक सिख अच्छा सिख हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई, और सब अपने अपने पंथों का अनुसरण करते हुए एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। ये हमारी परिभाषा है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म हिंदू को गाली देने से शुरू होता है, और अगर आप उस गाली देने के कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते तो आप सेकुलर हो ही नहीं सकते। और मैं कहना चाहती हूँ, सरकार या ना सरकार, हमें सेकुलरिज्म की ये परिभाषा मान्य नहीं। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। उपाध्याय जी, लोगों की प्रतिक्रिया क्या आई है, जरा सुन पढ़कर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे ग्रुप में हमारे श्रोता जो हैं बड़ी गंभीरता से हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और अपना फीडबैक हमको देते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो शैलजा जी, हमारी डॉक्टर शैलजा जी कहती हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल भजन, आई हैव नॉट हर्ड इन एजेस। वो जो हमारा जो भजन हमने गीता दत्त जी का सुनाया था। फिर यतीन जी बोलते हैं, नाइस स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, न्यू भजन फॉर मी, वेरी नाइस इन्फो बाय रंजना जी ऑन आबू धाबी टेम्पल। उसके बाद शैलजा जी लिखती हैं, सामयिक विषयों पर चर्चा महत्वपूर्ण है, प्रदीप जी बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे हैं, रंजना जी
को धन्यवाद मंदिर की प्रस्तुति के लिए। यह मंदिर विश्व शांति का प्रतीक ही नहीं, भारतीय रचनात्मक शक्ति व अद्वितीय अध्यात्म के द्वार विश्व दर्शन के लिए खोल रहा है। बहुत शुद्ध हिंदी लिखती हैं हमारी शर्मिला जी। फिर शर्मिला जी लिखती हैं, हैव दे गॉन टू क्राउड फंडिंग। अच्छा, वो जो हमारा वो जो आई थी ज्योति जी आई थी उनके लिए। IT इज सो मोबाइल, हैव दे थॉट ऑफ मूविंग टू US एट सम पॉइंट। Our empathy for the parents, the mother's pain is audible. फिर संजीव शर्मा जी लिखते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बहुत सुंदर गीत। We all need to get together and help the little child. Yes. फिर शैलजा जी लिखती हैं, heart wrenching story of unrelenting unconditional commitment of parents. I thought child being born in Australia is already a citizen. Nevertheless, the courage to plea for the help must be honored by our joint contribution. फिर शर्मिला जी लिखती हैं, very good radio hosting. And हेमलता जी लिखती हैं, happy Vasant Panchami to Darpan Radio and your team. 14 Feb. Pulwama attack, we may not redeem the lives lost, but we will always bear them our hearts. जय जवान। वेरी नाइस प्रोग्राम। तो बहुत अच्छी बात है उपाध्याय जी एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि प्रदीप आप भी हैं, प्रदीप मैं भी हूँ। मेरी क्लास में, इंजीनियरिंग क्लास में 4 प्रदीप हुआ करते थे और प्रा से कुछ ऐसा संबंध रहा है कि मुझे प्रा वाला मिल ही जाता है। जैसे कि मेरा दोस्त भी था, उसका नाम था प्रभात। अच्छा, तो आपका कोई संबंध है? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनका भी नाम प्रभात है। अच्छा। और एक्चुअली मैं ऐसे 3 परिवारों से मिल चुका हूँ। प्रदीप नाम जैसा आपने बताया बहुत कॉमन है, तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ। जब परिवार के बारे में जब घनिष्ठता हो जाती है पूछता हूँ, तो 3 ऐसे परिवार मुझे जिनके बड़े भाई थे, उनका भी नाम प्रभात था। तो ये बहुत उस ज़माने में प्रा से नाम प्रदीप, प्रभात, प्रवीण इस तरीके के चला करते थे। लेकिन चलिए, आपने जब इतना सवाल पूछा है तो मैं एक और सुंदर संयोग ही कहूँगा मैं कि आज 18 फरवरी है। तो जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो तो हमें आज स्टूडियो में आ चुके हैं। आपने उनको इंटरव्यू भी किया था शायद 2-2.5 वर्ष पहले। तो आज उनकी जो है वो 44वीं शादी की वर्षगांठ है। 44वीं, हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल और संयोग है, आज ही है। और आज हम रेडियो कार्यक्रम कर रहे हैं, तो समस्त दर्पण परिवार से हम उनको जो है विवाह की वर्षगांठ की बधाई देते हैं। और ऐसे ही अपना प्रेम पूर्वक जीवन अपना बिताएं, भारत में अपने इस विशेष दिवन का आनंद लें। और चलते चलते हम उनके लिए तथा सारे श्रोताओं के लिए एक सुंदर सा रोमांटिक गीत छोड़े जाते हैं। और इसी के साथ सभी श्रोताओं को हम लोगों का प्यार भरा नमस्कार। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है, न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है। ये 2 पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें तो सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया।
से मिलना कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना, ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना।